4 असाइनमेंट में हमारे पास ओवरऑल 105 प्रॉब्लम्स हैं। उन सारों असाइनमेंट को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टोटल 105 प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इतनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं और उनका मैं डिटेल सोल्यूशन दूंगा इस लेक्चर में, तो हमारे किसी भी एग्ज़ाम IIT JEE टू एडवांस लेवल हमारे पास, चाहे वो नेट हो, गेट हो, चाहे JAM हो, तो उतनी हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी अगर हम इतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। कंसिडर स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, PHCH2CN एंड PHCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH। ठीक है, तो एक्स एंड वाई है हमारे पास। एक्स और वाई के बीच हमको देखना है क्या रिलेशन है। एक्स और वाई हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। एक्स एंड वाई आर टाटोमर्स। वाई इज मोर बेसिक देन एक्स, एक्स इज मोर बेसिक देन वाई। ठीक है, तो हमको पहले देखना है कि इनके बीच रिलेशनशिप क्या है और कौन ज़्यादा बेसिक है, वो भी चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात आती है यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर और टाटोमर्स। ठीक है, तो हमने क्लास 12 में पढ़ा तो है, पर हम कुछ बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं टाटोमर्स और रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो टाटोमेरिज्म जब भी आती है तो सबसे पहले हमको क्या याद आता है, कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास टाटोमेरिज्म का क्या है, कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है टाटोमेरिज्म और रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म और कोई भी टाटोमेरिज्म होती है, वहाँ पे चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, जबकि रेजोनेंस में हमारे पास एटम्स की पोजीशन होती है, वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या अनशेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही हमारे पास, उनकी ही पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बेंजीन का जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें वहाँ पे एटम मूव्स नहीं करते हैं, वहाँ पे सिर्फ जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन क्राउड होता है, वही बस मूव करता है। और यहाँ पे देखिए टाटोमेरिज्म में क्या है कि ये डेफिनेट कंपाउंड्स होते हैं। मीन्स अगर हमारे पास कीटो है, एक कोई सोल्यूशन है मान लीजिए, वहाँ पे अगर हमारे पास कीटो का कुछ परसेंटेज है, मान लीजिए 70% या 80% है, तो वहाँ पे इनॉल का भी कुछ ना कुछ 20% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरी कर सकता है, टेम्परेचर क्या है, बेस क्या है, उस पर वेरी कर सकता है। पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड होता है और इमेजिनरी कंपाउंड होता है। हम सिर्फ इसको अपने मतलब इजीली करने के लिए इसको देखते हैं कि किस फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसका पूरा हम एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, वही हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जब टाटोमेरिज्म हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं तो उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, जबकि रेजोनेंस जब हमारे पास एक ही कंपाउंड ही है तो उसको सेपरेट करने की बात ही नहीं आती। तो यहाँ पे देखिए टाटोमेरिज्म में आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। यहाँ पे एक कीटो है, एक नॉल है, और यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सिर्फ हमारी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है। यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो हमारे पास फॉरवर्ड, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा कीटो ही मतलब मेजर हो, इनॉल मेजर नहीं हो, कई केस में हमारे पास इनॉल मेजर रहता है। तो यहाँ पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है, यहाँ पे कोई डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड लेंथ में इतना वेरी नहीं होता, जो क्योंकि हमारा कीटो भी अलग एग्जिस्ट होता है, इनॉल भी एग्जिस्ट करता है। तो कीटो में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कीटो की बॉन्ड लेंथ होगी, इनॉल की बॉन्ड लेंथ होगी वो इनॉल की बॉन्ड लेंथ होगी, दोनों में इंटर रिलेशन नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो बेंजीन में बॉन्ड लेंथ होती है, वो ना ही सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, ना ही डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, वो दोनों की इंटरमीडिएट होती है। ठीक है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जितने हम बोलते हैं जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी स्टेबिलिटी होगी। और लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि हम टाटोमेरिज्म को किस एरो से डिनोट करते हैं, और ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है पर आपको पता होना चाहिए, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को किस एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। अब हम देखते हैं PHCH2CN। PHCH2CN से हमको ये स्ट्रक्चर कैसे मिल रहा है, इसको हम C ट्रिपल बॉन्ड N लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो बेसिकली नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो वहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएगा। तो सिंपल है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एटम मूव कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मूव कर रही है, तो यहाँ पे एटम मूव कर रहा है। तो एक्स और वाई हमारे पास क्या हो जाएंगे, टाटोमर्स हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा क्या पूछ रहा है, हमको बेसिसिटी चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एसिडिटी क्या होती है हमारे पास, एसिडिटी हमारे पास होती है प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। हमारे पास एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा है एसिडिटी हमारे पास उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस सेंटर पे होता है, sp सेंटर पर, देन sp2, देन sp3। ठीक है, तो हमारा देखिए sp सेंटर कौन सा है, यहाँ पे देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो यहाँ पे sp सेंटर हमको मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, sp2 सेंटर मिल रहा है। ठीक है, तो एसिडिटी में हमको क्या, एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, x ग्रेटर देन y, और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, y
ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। तुम्हारा जो वाई होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा एक्स से, ठीक है। तुम्हारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। हमको बेसिकली वही देखना जो भी हम लास्ट प्रॉब्लम देखे। अब देखिए एक्स और वाई में क्या हो रहा है, एक्स और वाई में हमारा कोई एटम मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है। ये बॉन्ड यहाँ पे आया, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव किया, तो बेसिकली एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है। जबकि यहाँ पे देखिए एटम मूव कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन मूव किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएंगे, और जेड क्या होगा हमारे पास, टॉटोमर होगा, क्योंकि यहाँ पे एटम हमारा मूव कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव नहीं कर रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सो माइनस मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। जनरली आप क्या सोचेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो हमारे पास इसका माइनस आई इस NH3+ से कम हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है, यहाँ पे हमारा स्टेरिक रिपल्सन का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कार्बन मान लीजिए, क्योंकि N पॉजिटिव तो टेट्रावैलेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेरिक रिपल्सन होगा 3 मिथाइल ग्रुप से, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हैं, इसी तरह यहाँ पे भी 3 मिथाइल होंगे। तो स्टेरिक रिपल्सन से हमारा क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड एंगल की वैल्यू जब भी बढ़ती है, जैसे आपने एल्काइन के केस में देखा होगा, एल्काइन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होता है, इसलिए वहाँ पे परसेंटेज एच कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज एक्स कैरेक्टर हमारा बढ़ जाएगा। अब जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो NMe3+ में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, देन हमारे पास क्या होगा, NH3+ होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कब लगता है, जब हमारा सेंट्रल आइटम बहुत ही स्मॉल होता है, ये आपको याद रखना है। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया होता PMe3+ और PS3+ में पूछ लिया होता तो आप क्या बताते। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल आइटम हमारे पास लार्ज हो गया है, तो हमारा जो प्लस आई वाला कॉन्सेप्ट आप पहले लगा रहे थे, जहाँ पे हमारी गलती हो रही थी, पर वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सही लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल आइटम की साइज लार्जर है। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था PS3+ ग्रेटर देन PMe3+, वो हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए सेंट्रल आइटम स्मॉल है कि लार्ज है। अगर सेंट्रल आइटम स्मॉल है तो मैं वहाँ पे स्टेरिक वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर सेंट्रल आइटम लार्ज है तो वहाँ पे स्टेरिक वाला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ हमको मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट देखना होगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी, आप याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। बहुत ईजी प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमारा लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लोन पेयर है, यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा रिंग में, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ पे देखिए लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी Cl का प्लस M लगेगा, यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस। जब भी नॉट वाली प्रॉब्लम आए पहले आप उस पर सर्कल कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम हमसे गलत होती है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्या है हमारे पास, माइनस आई इफेक्ट का I ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन F, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा गलत है, क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन सबसे टॉप पे आता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। तो हमको पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया। फिर भी नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अब देखिए O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसका माइनस आई इफेक्ट तो OR से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर है। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन है, ठीक है। तो हम याद भी कर सकते हैं, फ़ोन आप घर में यूज़ जो करते हैं फ़ोन, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट हमारे पास फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, आप यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई OR से ज़्यादा होगी, और OR की माइनस आई SR से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो B और C और D तो हमारे करेक्ट हैं, हमको नॉट करेक्ट देखना था, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन हाइपर कंजुगेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन की हमको बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए। तो क्या बोल रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ p इलेक्ट्रॉन इनटू नियर बाई एम्प्टी ऑर्बिटल, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनटू नियर बाई एम्प्टी ऑर्बिटल, द इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप डोनेटिंग अ स्मॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिव कार्बोकेटायन, और लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, द माइग्रेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोकेटायन टू अनदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको हाइपर कंजुगेशन का बेसिक जो इमेज होती है वो याद होनी चाहिए। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होती है, जो हमारी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो
जो नियर बाई कार्बोकेटायन होता है उसका एमपीटी ऑर्बिटल में डोनेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इनटू नियर बाई एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर इथाइलिन, ठीक है। तो बोथ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये तो सही है, करेक्ट है। सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड इज शॉर्टर देन सी सिंगल बॉन्ड सी देन, ठीक है, सही है। तो क्योंकि हमारी सी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लेंथ कितनी होती है हमारे पास, अराउंड 1.450 एंगस्ट्रॉम, और इसकी कितनी होती है, अराउंड 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये तो ठीक है। द टू सी बॉन्ड सी आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि देखिए एथिलाइन में क्या है, एथिलीन में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक हमारे पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। हमको पता है कि सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है पाई बॉन्ड से, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। द एंटायर मॉलिक्यूल हैज़ प्लेनर ज्योमेट्री, ये तो करेक्ट है क्योंकि हमारे पास ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो नॉट करेक्ट पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, सी। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने के बाद हम क्या देखते हैं, ट्रांस और सिस क्या है, ट्रांस हम ज़्यादा स्टेबिलिटी मानते हैं सिस से। और तीसरा क्या देखते हैं हम, वॉन डेर वाल रिपल्सन, ठीक है। जहाँ पे वॉन डेर वाल रिपल्सन कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो पहली वाली में देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर इसको ऐसे CH लिखें और यहाँ पे H को सेपरेट कर ले, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, ये हमारी अल्फा पोजीशन हो जाएगी। तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, एक दो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखिए CH2 CH3 CH2 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। यहाँ पे 3 3 9 3 3 6 9 और 12 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए स्टेरिक रिपल्सन भी कम है क्योंकि CH3 हमारा इन सब ग्रुप से कम है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन C में है और सबसे ज़्यादा स्टेरिक क्रॉडिंग भी सबसे कम है, लीस्ट है, वो C में है, ठीक है। तो हमारा C ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है करेक्ट होगा। फिर हमको बतानी है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो कॉन्सेप्ट हैं, एक क्या होता है हमारा ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी और एक क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ सिंगल बेंजीन, ठीक है। तो अगर हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, रेजोनेंस एनर्जी पूरे कंपाउंड की पूछ रहा है, तो हमारे पास ये नैफ्थलीन है। नैफ्थलीन की होती है हमारे पास 61 किलो कैलोरी पर मोल, तो आपको बेसिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी होती है हमारे पास 36 और इसकी होती है हमारे पास 83 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है हमारे पास, 3 की, देन 1 की, देन 2 की, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। अगर यहीं पे हमसे पूछ लेता कि मान लीजिए पर बेंजीन रिंग, तो पर बेंजीन रिंग के लिए क्या करते हैं हम, 61/2 करते हैं, तो कितनी हो जाती, 30.5 हो जाती। सिमिलरली यहाँ पे तो 36 है और थर्ड की क्या हो जाती, 83/3, तो ये कितना हो जाएगा, अराउंड 27.6 हो जाएगा, तो अराउंड 28 है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास, सबसे ज़्यादा किसकी हो जाती, सेकेंड की हो जाती, देन फर्स्ट की होती, देन थर्ड की होती। तो हमारा ऑर्डर टोटली रिवर्स हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ होल मॉलिक्यूल पूछ रहा है कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ सिंगल बेंजीन रिंग पूछ रहा है। तो हमको नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है, वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, अल्फा हाइड्रोजन पे। तो सबसे पहले ए में चेक करते हैं अल्फा पोजीशंस कौन सी हैं, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ठीक है। तो 2 2 4 2 6, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन, सिमिलरली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ए में कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, सिमिलरली यहाँ पे कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और सी में हमारे पास 3 यहाँ और 1 यहाँ, तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमारे पास 3 1 4, यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 3 2 5 और 2 7 2 9, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में आ रहे हैं, ई में, तो ई हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन हमारे पास ई, और सी और बी, डी में देखते हैं अभी, सी और डी में देखेंगे तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, बी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास सी और डी में देखते हैं, सी और डी में हमारे पास डी है हमारे पास ट्रांस, और सी क्या है हमारे पास, सिस, ठीक है। तो हमने बोला था ट्रांस हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होती है सिस से, तो डी हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर जो हमारे पास हो जाएगा, ई ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन सी, एंडिंग देन बी लास्ट में, ठीक है। विच इज़ एन एक्सेप्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा,
यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड O प्लस और CH3। तो ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है? CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH3। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी ये तो। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको NaH का 1 मोल दिया है और फंक्शन ग्रुप कौन कौन से हैं? COH, CH2OH और NH4+, ठीक है। तो जो हमारा मोस्ट एसिडिक होता है, जिसकी Ka वैल्यू मैक्सिमम होती है, वो होता है हमारा COH ग्रुप, इसमें से है, ठीक है। देन हमारा हाइड्रोक्सी, देन NH4, ये सब आएंगे। तो सबसे हमारे पास 1 मोल दिया है, तो हमको सबसे मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन है उसको रिमूव कर देना है। हमारे पास ये एज इट इज़ जाएगा CH2OH, देन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? NH4+, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मिनिमम हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। तो हमको मिनिमम हीट ऑफ कंबशन देखनी है। तो हीट ऑफ कंबशन हमारे पास क्या होती है? हीट ऑफ कंबशन हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हमको पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेना है, फिर इसको रिवर्स कर देना है। तो ए में हम सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं। ए में हमारे पास अल्फा पोजीशन कौन सी है? सबसे पहले ये अल्फा पोजीशन है, ये एल्कीन है, ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, ठीक है। तो ए में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 9। ए में 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सिमिलरली बी में अल्फा पोजीशन कौन सी है? ये हमारे पास अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 5। और सी में हमारे पास ये अल्फा पोजीशन है, तो सी में हमारे पास कितने आ जाएंगे? 4। और डी में हमारे पास कौन सी अल्फा पोजीशन है? ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा और ये अल्फा पोजीशन है, ठीक है। तो डी में हमारे पास कितने हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन? 5, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हमारे पास क्या ऑर्डर हो जाएगा? ए में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे, देन सी लास्ट में हो जाएगा। और फिर चेक करते हैं हमारे पास क्या बचा? 5 और 5 वाला केस, ठीक है। तो डी और बी में से देखते हैं, ठीक है। तो बी में देखिए हमारे पास एक्सो बॉन्ड है, तो एक्सो बॉन्ड को हम कम स्टेबल मानते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? डी देन बी, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का, वो क्या हो जाएगा? ए देन डी देन बी एंड देन सी। पर हमको हीट ऑफ कंबशन बतानी है, तो हमारा ऑर्डर कम रिवर्स हो जाएगा, सी देन बी देन डी देन ए, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट। जहाँ पे हमारा लोन पेयर नहीं होगा, वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ए में देखिए हमारे पास लोन पेयर नहीं है, एन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे लोन पेयर है, ये डिलोकलाइज होगा, यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी डिलोकलाइज होगा। और यहाँ पे भी देखिए क्या है, यहाँ पे भी डिलोकलाइजेशन होगा, तो सी में भी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड गिव्स इवोल्यूशन ऑफ CO2 विद NaCO3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, जो भी एसिड हमारा H2CO3 से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो हमारा CO2 इवॉल्व कराता है, ठीक है। तो ऐसा एसिड हमको देखना है जो H2CO3 से ज़्यादा स्ट्रांग हो, और वो होता है। तो इसमें जनरली हमारे क्या आते हैं? बेंजोइक एसिड आता है, और सैलिसिलिक एसिड आता है, और कोई सल्फोनिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये सभी होते हैं जो हमारे H2CO3 से स्ट्रांग होते हैं। और जो हमारे जो एरोमेटिक एसिड होते हैं, भले ही उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, वो हमारे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं H2CO3 से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये बेसिक पॉइंट। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट केस में क्या है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो यहाँ पे कोई एसिडिक एसिड, इतना कोई खास एसिड नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रो ग्रुप है, तो ये भी हमारा H2CO3 स्ट्रांग नहीं होता। एक स्पेशल केस जब आता है, जब यहाँ पे हमारे पास 3 नाइट्रो ग्रुप आते हैं, जिसको हम ट्राइनाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक और नाइट्रो ग्रुप हो जाता है, तो इसकी एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। तो वो क्या होता है, वो भी CO2 के साथ एफरवेसेंस दे रहा है। पर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 नाइट्रो ग्रुप हैं, तो हमारे CO2 के साथ एफरवेसेंस, NaCO3 के साथ एफरवेसेंस नहीं देगा CO2 की। तो बी भी इनकरेक्ट है। ये देखिए हमारे पास स्क्वायरिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो स्क्वायरिक एसिड क्या होता है हमारे पास, जब H+ लॉस करेगा, तो ये हमारे पास ये एरोमेटिक बन जाता है, O-, ठीक है। तो देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हमारे पास एरोमेटिक एसिड है, तो ये देगा एफरवेसेंस। और ये देखिए हमने बेंजोइक एसिड बोला ही है, तो ये तो बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो सी और डी हमारे पास दोनों करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी इन द कंपाउंड। किस कंपाउंड में मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी है? तो हमको देखनी है सबसे ज़्यादा बेंजीन रिंग्स किस में है, वहीं पे हमारे पास सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। तो देखिए डी ऑप्शन में हमारे पास 3 बेंजीन रिंग है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी अमंग द फॉलोइंग केमिकल स्ट्रक्चर इज, ठीक है। तो हमारे पास जो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो हमारा ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर है तो हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ओ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज 1, देन नाइट्रोजन पे, देन 3, देन कार्बन पे। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 18 प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन बेंजीन रिंग फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों डोनेट करेंगे। तो थर्ड हमारे पास सबसे मैक्सिमम हो गया। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट। यहाँ पे देखिए सिर्फ कार्बन है तो यहाँ पे कोई ऐसा डोनेशन नहीं होगा, पर यहाँ पे देखिए CO क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा अपने -I से। तो हमारे पास 4 तो चले एक तरह से न्यूट्रल हो गया, और D2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, डोनेट नहीं कर रहा है। तो 2 हमारे पास सबसे लास्ट में आ जाएगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द विथ HBr, ठीक है। तो हमको 3 कंपाउंड दिए हैं A, B, C, हमको तीनों की HBr से रिएक्टिव पूछ रहा है, ठीक है। तो A मान लीजिए हमारे पास HBr से रिएक्ट कर रहा है, बेसिकली H+ से रिएक्ट कर रहा है। तो हमको क्या इंटरमीडिएट मिलेगा, यहाँ पे हमको टर्सरी कार्बोकेटायन मिलेगा, ठीक है। तो A में हमको क्या इंटरमीडिएट मिला, ये B में क्या मिलेगा, B में सिमिलरली हमको मिलेगा यहाँ पे कार्बोकेटायन, और यहाँ पे हमको OCH3, ठीक है। और C में क्या मिलेगा हमको, C में सिंपली हमको इस तरह का कार्बोकेटायन मिल जाएगा OCH3, और यहाँ पे हमको प्लस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा OCH3 का, तो B हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। A और D, C हमारे पास इनकरेक्ट हो गए। अब B और A में सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है, A में देखिए हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 3, 6, 3, 9, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए C में कितने हैं हमारे पास, 3, 3, 6, 2, 8, ठीक है। तो हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, देन 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा। देन हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन जिसको हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं वो डोमिनेट करेगा, देन A, देन लास्ट में C। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमसे जस्ट हीट ऑफ कंबशन देखी है, तो हीट ऑफ कंबशन हम पूरे मॉलिक्यूल की देखेंगे। और एक पॉइंट क्या आता है, हीट ऑफ कंबशन हमारे पर CH2 ग्रुप, वहाँ पे केस अलग हो जाता है, पर यहाँ पे हम सिर्फ हीट ऑफ कंबशन ऑफ कंपाउंड पूछ रहा है। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ कंपाउंड हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो जिसमें कार्बन एटम सबसे ज़्यादा होंगे वहाँ पे हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा CO2 और वाटर बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा किस में आ रहे हैं, पेंटेन रिंग में, देन ब्यूटेन, देन प्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोप्रोपेन। तो हमारे पास थर्ड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। द टॉटोमर ऑफ 2 एस, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मूव करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास एटम मूव कर रहा है, और एटम जब मूव करता है तो वहाँ पास क्या होता है, टॉटोमर होता है। तो 2 का टॉटोमर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ट्रू डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द इंडिकेटेड CH ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो डिसोसिएशन एनर्जी हमारे क्या पास क्या है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, या जो भी हमारे पास इंटरमीडिएट बनना है उसकी हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी है उसको चेक करेंगे, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी उसके पास बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। जिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि वो उस फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई इंटरमीडिएट कम स्टेबल है, तो वो क्यों चाहेगा कि हम उस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट हो वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। तो H का हम होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, तो H का होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, रेडिकल मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमको रेडिकल मिलेगा, यहाँ पे रेडिकल मिलेगा sp2 सेंटर पर, और यहाँ पे रेडिकल मिलेगा sp3 सेंटर पर, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन किस में हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड से डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे हमको सिंगल बॉन्ड से, सिर्फ एक बॉन्ड से हमको मिल रहा है डीलोकलाइजेशन। यहाँ पे देखिए sp2 सेंटर पर यहाँ पे हमारे पास रेडिकल, तो डीलोकलाइजेशन तो इसमें है ही नहीं। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो हमारे पास फर्स्ट के बाद सेकंड आ जाएगा। देन sp3 सेंटर पे हमारा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू sp2 सेंटर पर। ये हमारा क्या आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट।
अब बॉन्ड एनर्जी या डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा थर्ड, देन फोर्थ, देन सेकेंड, देन लास्ट में फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर इंडिकेटेड इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो पायरोल रिंग में तो इन्वॉल्व होता ही है, यहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा हमारे पास रेजोनेंस में, यहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, पर यहाँ पर डी में देखिए किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है रेजोनेंस में, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द बेसिक स्ट्रेंथ इज 10 की पावर 10 टाइम्स मोर देन 1 डाइमिथाइल अमीनो नैफ्थलीन। ठीक है, तो हमको ये कंपाउंड दिया है 18 बेस डाइमिथाइल अमीनो नैफ्थलीन, इसकी बेसिसिटी हमारी 10 की पावर 10 टाइम्स मोर होती है इस कंपाउंड से। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या बताना है कि ये कंपाउंड इतना ज़्यादा बेसिक क्यों है। ठीक है, तो देखिए जो दो एनएमईटी ग्रुप हैं इनके बीच हमारे पास स्टेरिक रिपल्सन होता है। ठीक है, तो स्टेरिक रिपल्सन होता है तो ये दोनों हमारे एनएमईटी ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं। ठीक है, जब हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे तो इनका बेंजीन रिंग से जो रेजोनेंस होता है वो रुक जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो यही हमारे पास जो रीजन होता है, क्योंकि हमारे पास जो दो एनएमईटी ग्रुप हैं वो आउट ऑफ द प्लेन चले जा रहे हैं, जब आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा बेंजीन रिंग से, और इनकी बेसिसिटी मतलब लोकलाइज ज़्यादा हो जाएंगे लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिंग के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो इसलिए इनकी बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देन लास्ट प्रॉब्लम हमारी इस असाइनमेंट की, फर्स्ट असाइनमेंट की क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जहाँ पे हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा वहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, हमारे पास सल्फर है, यहाँ पे सल्फर के पास हमको क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और वैकेंट ऑर्बिटल है और हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज हमारा डिलोकलाइज हो सकता है वैकेंट ऑर्बिटल में, तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट असाइनमेंट की 25 प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस कर ली।